सो हेलो एस्पिरेंट्स, इस सेशन के अंतर्गत हम समझने की कोशिश करेंगे कि जो प्रीलिम्स 2021 एग्जामिनेशन होने जा रहा है अब उसमें एज एन एस्पिरेंट नेक्स्ट 1 मंथ के लिए क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, क्योंकि अब हार्डली 40 डेज़ के आसपास बचे हैं प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए। तो ऐसे में ज़रूरी हो जाता है कि एक सीरियस एस्पिरेंट के रूप में जितनी भी हमने अभी तक मेहनत की है उसे इस लास्ट मंथ में किस तरीके से और बेहतर बनाया जा सके। यदि वो स्ट्रैटेजी थोड़ी बहुत हमें समझ में आ जाती है तो ऐसे में जो लास्ट हम एग्ज़ामिनेशन लिखने जाएंगे फाइनली, जो 10 अक्टूबर को एग्ज़ामिनेशन होने वाली है यूपीएससी की प्रिलिमिनरी एग्ज़ामिनेशन, जब उसे लिखने जाएंगे तो उसमें बेहतर परफॉर्म कर सकें। इसके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि जो ये लास्ट मंथ आ रहा है आपका, जो लास्ट ये वाला जो मंथ शुरू होने वाला है सितंबर के अंतर्गत, इसमें आपका माइंडसेट बहुत ही काम रहना चाहिए, बहुत ही कंपोज रहना चाहिए और आप बहुत ही कूल स्टेट ऑफ माइंड में आपका सारा काम होना चाहिए। तो चलिए अब समझने की कोशिश करते हैं। देखिए जो वीडियो है वो तो जैसे आप अब देख ही रहे होंगे, स्ट्रैटेजी फॉर नेक्स्ट 1 मंथ यानी कि अगले 1 माह हेतु रणनीति, ये इसका टॉपिक है। ये वीडियो पर्टिकुलरली 4 सेगमेंट में डिवाइडेड है। सबसे पहले समझने की कोशिश करेंगे फर्स्ट सेगमेंट के अंतर्गत कि मेंटल स्टेट कैसा होता है एक एस्पिरेंट का, एक एवरेज एस्पिरेंट का, और कैसा होना चाहिए। सेकंड जो हम समझने की कोशिश करेंगे वो है कि स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए स्पेशली सी सैट के लिए, एंड देन थर्ड जीएस के लिए, एंड फोर्थ और सबसे इम्पॉर्टेंट वो एक ऐसा फैक्टर जो कि गेम चेंजर फैक्टर के रूप में कई बार भूमिका निभाता है प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के अंतर्गत। तो उस फैक्टर को समझने की कोशिश करेंगे कि कौन सा ऐसा फैक्टर है जो गेम चेंजर हो जाता है लास्ट मोमेंट पर, उसे हम सबसे आखिरी में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो पहला जो सेगमेंट है वो है मेंटल स्टेट यानी कि मानसिक स्थिति। देखिए मानसिक स्थिति या मेंटल स्टेट इस समय अधिकांश एस्पिरेंट्स का रहता है लास्ट मंथ के अंतर्गत कि वो सेल्फ डाउट में आ जाते हैं। उन्हें समझ में नहीं आता है कि वो इस साल का प्रीलिम्स क्वालिफाई कर भी पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, और अधिकांश समय वो क्या सोचते हैं, वो नेगेटिव ही सोचते हैं। उन्हें लगता है कि नहीं यार, जितना भी मेहनत किया है वो कम है, ये एग्जामिनेशन क्लियर नहीं हो पाएगा, स्पेशली प्रिलिमिनरी स्टेज तो क्लियर नहीं हो पाएगा मेरे से। और ऐसे में आकर वो यहाँ पर अपनी हिम्मत हार जाते हैं। तो यदि ये आपके साथ हो रहा है, आपको भी सेल्फ डाउट्स आ रहे हैं, तो बिल्कुल घबराने की बात नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल चीज़ है। दूसरा, क्योंकि सेल्फ डाउट्स आते हैं उसका प्रमुख कारण होता है एंग्जाइटी। आप बहुत ज़्यादा घबराना शुरू कर देते हैं इस 1 महीने के अंतर्गत, ये जो लास्ट मंथ आने वाला है। हो सकता है आप में से कुछ एस्पिरेंट्स ने इसे अपने पिछले अटेम्प्ट्स में एक्सपीरियंस किया भी होगा, और यदि आप फ्रेशर हैं तो अब आप शायद एक्सपीरियंस कर भी रहे होंगे। लास्ट 1 मंथ में आपने देखा ही होगा, यदि आप अगस्त से शुरू कर दिए होंगे पढ़ना प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के लिए, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि आप कितने एंशियस मोड में अब चले गए हैं। ज़रा सी चीज़ें आपको एंग्जाइटी क्रिएट कर देती है, आपके अंतर्गत एंग्जाइटी क्रिएट कर देती है। उदाहरण के तौर पर, जैसे यदि मैं अपने निजी जीवन से संबंधित एक उदाहरण बताऊं, तो लास्ट ईयर जब मैं प्रीलिम्स दे रहा था तो मेरा एक रूममेट था, मेरा रूमी था, आप जो भी बोल लीजिए, रूमी या रूममेट। तो वो इतना एंशियस हो जाता था अपने लास्ट एग्जामिनेशन, जो उसका लास्ट मंथ चल रहा था एग्जामिनेशन का, उसमें वो इतना एंशियस हो गया था कि यदि खाने में उसके मनपसंद की सब्जी नहीं आ रही है, उदाहरण के लिए उसे भिंडी बहुत पसंद थी, यदि वो नहीं आ रही और लौकी आ जा रही है उसकी जगह पर, तो वो उसी में बहुत चिड़चिड़ाहट करने लग जाता था। वो मेड को फ़ोन कर देता था और मेड को काफ़ी डांटता था कि उसे लौकी क्यों बना कर दिया, उसे भिंडी चाहिए। तो इस प्रकार की समस्या भी जनरेट होने लग जाती है लास्ट मंथ के अंतर्गत। कई बार ऐसा होता है कि पानी नहीं आ रहा था तो उसमें लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है। तो ये सब इसलिए होता है क्योंकि आप बहुत ज़्यादा एंशियस हो जाते हैं, एंग्जाइटी क्रिएट कर देते हैं अपने अंदर। तो देखिए ये भी अगर आपके अंदर हो रहा है तो बिल्कुल नॉर्मल सी बात है, घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। एंग्जाइटी क्रिएट होना एकदम नॉर्मल है इस लास्ट मोमेंट पर, लास्ट मंथ के अंतर्गत। जो तीसरी चीज़ है वो है मोटिवेशन। आपको लगेगा कि यार नहीं, मुझे मोटिवेशन चाहिए, मुझे मोटिवेटेड रहना है, लेकिन मान के चलिए आप केवल 20% ऑफ द टाइम मोटिवेटेड रहेंगे और 80% ऑफ द टाइम आप डीमोटिवेटेड ही रहेंगे, जो मैंने यहाँ पर लिखा है डीमोटिवेटेड। इस लास्ट मंथ के अंतर्गत आपको लगेगा कि एक नेगेटिविटी आपके आजू बाजू सराउंडेड है, आपको ऐसे लगेगा कि कहीं ना कहीं आप एक नकारात्मकता से घिरे हुए हैं और आप डीमोटिवेटेड टाइप के रहेंगे, क्योंकि सेल्फ डाउट्स हमेशा आपके अंतर्गत क्रिएट होंगे। यदि ऐसा भी हो रहा है तो बिल्कुल नॉर्मल सी स्थिति है, घबराने की बिल्कुल बात नहीं है।
देन है जो चौथी चीज़ जो होती है इस समय पर किसी भी एक एवरेज कैंडिडेट के साथ, वो है उनकी पढ़ाई को लेकर। देखिए, प्रीलिम्स से 2 महीने पहले की बात करते हैं, जैसे अभी अभी के साइकिल में तो टिल अगस्त तक क्या होता था, अगस्त तक क्या हो रहा होगा आपके साथ कि आप बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे, आपका मन बहुत अच्छे से लग रहा होगा, सुपर कॉन्फिडेंस जिसे कहा जाता है उसमें आप हों, उस स्टेज में आप होंगे कि नहीं यार ये प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन तो इस साल मेरे निकलने वाली है। अब जो मंथ आएगा ना उसमें क्या होगा कि जिस पेस पर आप पढ़ रहे थे, जिस पेस या जितने फास्ट मोड पे आप पढ़ रहे थे वो कम होना शुरू हो जाएगा इस लास्ट मंथ में। वो इसीलिए क्योंकि ये सारी चीज़ें, ये सारे फैक्टर्स प्ले करना शुरू करेंगे, सेल्फ डाउट्स, एंग्जाइटी, आप डीमोटिवेटेड हो जाएंगे। तो ऐसे में जो पेस होगा ना वो गिरेगा। भले ही आप हो सकता है 16 घंटे पढ़ रहे हो इस टाइम पर सितंबर के अंतर्गत, लेकिन भले ही क्वांटिटी वाइज आप ज़्यादा पढ़ रहे हैं, लेकिन जो क्वालिटी होगी ना वो कम होना शुरू हो जाएगी, कि क्वालिटेटिव एस्पेक्ट आपका गिरेगा अब इस पर्टिकुलर मंथ के अंतर्गत। ये भी होगा, बिल्कुल घबराने की बात नहीं। ऐसा नहीं है कि आप क्योंकि क्वालिटेटिव एनालिसिस से नहीं पढ़ रहे हैं या क्वालिटेटिव आपकी पढ़ाई नहीं हो पा रही है तो आपको लग रहा है कि नहीं यार अब तो मेरा एग्जामिनेशन नहीं निकलने वाला है, जैसा मैं पिछले महीनों में पढ़ रहा था वैसे मैं अब इस सितंबर के अंतर्गत नहीं पढ़ पा रहा हूँ। ये सबके साथ होगा, चाहे आप एक फ्रेशर हो, चाहे आप एक वेटरन हो, या इवन जो ऑलरेडी सिलेक्टेड होते हैं आईपीएस, आईआरएस या किसी भी अन्य सेवाओं में जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स भी होते हैं, उनके साथ भी बिल्कुल यही स्थिति होने वाली है, यही स्थिति होती है। तो घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है आपको। अगर ये सब चीज़ें आपके साथ हो रही हैं या होंगी इस नेक्स्ट मंथ के अंतर्गत, इस वीडियो का यही पर्पज़ है कि आपको ये चीज़ें पहले से बता दी जाए, आगाह कर दिया जाए आपके माइंड को कि देखो ये सब चीज़ें आने वाली हैं, तो इससे घबराना नहीं है। तो कैसे रखना अपने माइंड सेट को, यहाँ पर ये समझने की ज़रूरत है। देखिए, बहुत ज़रूरी है काम रहिए, शांत रहिए। अब जब आपको समझ में आ ही गया कि ये सब चीज़ें होने ही वाली है, सेल्फ डाउट्स आएंगे, एंग्जाइटी आएगी, डीमोटिवेटेड रहूँगा मैं, क्वालिटेटिवली मेरी पढ़ाई नहीं हो पाएगी, तो जब माइंड को ऑलरेडी चीज़ पता चल गई तो माइंड को काम रखिए, शांत रखने की कोशिश कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। अगर लौकी बन रही है, भिंडी नहीं बन रही है, आपकी मनपसंद की सब्ज़ी नहीं बन रही है, बिल्कुल घबराने की बात नहीं है, शांत रहिए। पानी नहीं आ रहा है, शांत रहिए। कोई भी कुछ भी हो जा रहा है तो भी शांत रहने की कोशिश कीजिए। इवन अगर इंडिया पाकिस्तान में लड़ाई भी हो गई आपके प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के इस मंथ के अंतर्गत, तो भी शांत रहना है। ऐसा नहीं है कि एकदम हीटेड आर्ग्यूमेंट्स में पड़ गए कि नहीं नहीं ऐसे कैसे हो गया लड़ाई, मैं बॉर्डर पे जाके लड़ लूँगा, वो सब चीज़ें नहीं करनी है। शांत रहना है, काम रखना अपने माइंड स्टेट को। तो यहाँ पर ये फर्स्ट और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो बच्चों को समझ में नहीं आता, एस्पिरेंट्स को समझ में नहीं आता कि वो काम कैसे रहें, शांत कैसे रहें अपने आप को। देन डोंट ओवर थिंक, ज़्यादा मत सोचिए, बिल्कुल ऐसे मत सोचिए कि नहीं मेरी एग्ज़ाम नहीं निकलने वाली है या पता नहीं क्या होने वाला है, क्या हो जाएगा, अगर मैं पास नहीं हो पाऊँगा तो पूरा साल बर्बाद हो जाएगा। बिल्कुल सोचने की ज़रूरत नहीं है, शांत रहिए। जैसे ये मैंने यहाँ पर पॉइंट लिया, ओवर थिंक मत करिए, केवल पढ़िए। और वो कैसे होगा, जब आप अपने माइंड को बहुत ज़्यादा एंगेज रखेंगे। एंगेज कैसे रख सकते हैं, देखिए यदि आप पढ़ते पढ़ते बोर हो गए हैं, बेसिक्स की किताबें पढ़ते पढ़ते बोर हो गए हैं, तो अपने माइंड को कैसे एंगेज कर सकते हैं, करंट पढ़ना शुरू कर दीजिए। करंट पढ़ते पढ़ते बोर हो गए हैं तो जो मैगजीन्स आती हैं, फॉर एग्जांपल जैसे इकोनॉमिक सर्वे आ गया, ठीक है, या मैप्स ही पढ़ना शुरू कर दीजिए, या इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस के बारे में पढ़ना शुरू कर दीजिए। मतलब कुल मिलाकर ये कहने का मतलब है अपने माइंड को एंगेज रखिए। पढ़ाई हो ही नहीं पा रही है तो सुन लीजिए, पॉडकास्ट के रूप में कुछ ना कुछ लेक्चर सुन लीजिए। प्रीलिम्स के संबंधित इतने सारे लेक्चर्स यूट्यूब पर हैं, केवल सुन लीजिए, भले ही देखिए मत, सुनते रहिए, लेट कर सुन लीजिए लेकिन सुनते रहिए, ताकि आपका माइंड एंगेज रहे और वो दूसरी चीज़ें ना सोचे, ओवर थिंक ना करे, ना ही सेल्फ डाउट्स लेकर आए, ना एंग्जाइटी लेकर आए। कुल मिलाकर यहाँ पर ये पॉइंट है कि अपने माइंड को आपको एंगेज रखना है कुछ भी करके इस मंथ में। देन ये देखिए, डिसिप्लिन मैंने इसलिए यहाँ पर लिखा है क्योंकि मैं ये बताना चाह रहा हूँ, देखिए मोटिवेशन जो मैं बता रहा हूँ आपको, मोटिवेशन मेरे हिसाब से तो एक मिथ है। मोटिवेशन क्या होता है, मैं इसलिए कह रहा हूँ मिथ है क्योंकि मोटिवेशन कभी ना कभी आता है और फिर चला जाता है। मान के चलिए 90% तो ये आपके पास रहेगा ही नहीं और केवल 10% ऑफ द टाइम रहता है। 10% समय बस आपके पास रहेगा मोटिवेशन, 90% तो आप डीमोटिवेटेड ही रहेंगे। तो देखिए, मोटिवेशन तो मेरे हिसाब से मिथ्या है, एक मिथ है। जो आपको काम करना है ना वो है डिसिप्लिन पर, आपको ये वाले वैल्यू पर चलते रहना है। डिसिप्लिन, चाहे आप मोटिवेटेड रहें या डीमोटिवेटेड रहें, डिसिप्लिन रखिए अपने पढ़ाई के अंतर्गत। इस लास्ट मंथ में जो आपने टारगेट्स बनाए हैं, गोल्स बनाए हैं,
पूरे डिसिप्लिन के साथ उसे कंप्लीट करिए। चाहे आपके नंबर ज़्यादा आ रहे हैं टेस्ट में, चाहे नंबर कम आ रहे हैं टेस्ट में, चाहे आप मोटिवेटेड है, चाहे आप डीमोटिवेटेड है, चाहे सेल्फ डाउट है, चाहे आप एकदम से ही खुश हैं कि नहीं मेरा एग्जामिनेशन निकलने वाला है, एंग्जाइटी है, नॉन एंग्जाइटी है, कुछ भी रहे, डिसिप्लिन में हमेशा रहना है। गोल्स जो डिसाइड किए हैं किसी एक दिन के अंतर्गत, उसे पूरा करना है इस लास्ट मंथ में। तो मोटिवेशन को भूल जाना है और डिसिप्लिन में रहना है लास्ट मंथ के अंतर्गत। ये ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आप डिसिप्लिन में रहेंगे, आप ओवर थिंक नहीं करेंगे, आप ओवर थिंक नहीं करेंगे, डिसिप्लिन के साथ अपने माइंड को एंगेज रखेंगे, माइंड एंगेज रहेगा, आप काम रहेंगे, शांत रहेंगे। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है डिसिप्लिन में रहना इस पर्टिकुलर मंथ के अंतर्गत, बहुत ज़रूरी है। तो चलिए, अब जब हमने मेंटल स्टेज समझ लिया कि मेंटल स्टेट किस तरीके का होगा अब आपका और कैसा होना चाहिए, तो उसके पश्चात आप समझते हैं सेगमेंट 2 है इस वीडियो का कि CSAT की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। अगर आपने CSAT पढ़ लिया है, बहुत बहुत बधाई हो। आप अगर कॉन्फिडेंट हैं कि आप CSAT क्लियर कर सकते हैं, तो अब आपको CSAT पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, फॉर्मूलाज रिवाइज कर लीजिएगा। लेकिन अगर आपने CSAT नहीं पढ़ा है तो प्लीज़ CSAT पढ़िएगा। 4 से 5 पेपर्स, जैसे मैं अपने पिछले वीडियो में बता चुका था, 4 से 5 पेपर एटलीस्ट आप सॉल्व करके जाइएगा फाइनल एग्ज़ाम से पहले। आपके इतने पेपर्स होने चाहिए CSAT पे, ताकि आपको एक कॉन्फिडेंस आ सके कि आप ये पेपर सॉल्व कर पाएंगे CSAT का। क्योंकि जिस तरीके से टफनेस लेवल बढ़ रहा है CSAT का, वो काफ़ी भयावह स्थिति प्रस्तुत करता है UPSC के परिप्रेक्ष्य में। उदाहरण के तौर पर, जैसे मैंने अपने पहले वीडियो में एक चीज़ बता चुकी थी कि कैसे मेरा एक दोस्त था जो बीटेक था IIT दिल्ली से, IRS भी बन गया था, लेकिन नेक्स्ट ईयर केवल उसका एग्ज़ाम इसलिए क्वालिफाई नहीं हो पाया क्योंकि वो CSAT में फेल हो गया। देखिए, बीटेक है, ऐसा नहीं है मैं कोई इंजीनियर की बात कर रहा हूँ, बीटेक फ्रॉम IIT दिल्ली, IRS ऑफिसर बनने के पश्चात भी, क्योंकि आप एक ओवर कॉन्फिडेंस के स्टेज में पहुँच जाते हैं, वो नहीं करना है। CSAT को सीरियसली लेना है। और देखिए, जब एग्जामिनेशन देने जाएंगे ना, तो कुछ बच्चे पता क्या करते हैं, कुछ बच्चों की या कुछ एस्पिरेंट्स की ऐसी स्ट्रैटेजी होती है कि वो 28 क्वेश्चन ही करके आते हैं या 30 क्वेश्चन आउट ऑफ 80 क्वेश्चन, कि नहीं इतने ही तो नंबर चाहिए, बस 67 तो नंबर चाहिए, 67 या 70 के आसपास नंबर चाहिए, हो जाएंगे क्वालिफाई। ये गलती बिल्कुल मत करिएगा। आपका टारगेट एटलीस्ट होना चाहिए कि आप 100 क्वेश्चन, जैसे 100 नंबर आपके आने चाहिए, ये टारगेट लेकर चलिएगा। 100 नंबर के आसपास आना चाहिए, ताकि आप एक बेहतर रूप से क्वालिफाई कर पाएँ अपने CSAT को। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप 70 नंबर लेकर आ रहे हैं या 67 के आसपास आपकी गाड़ी आकर अटक गई, तो आप उसी डिलेमा में हैं कि यार मेरा सिलेक्शन हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, मैं क्वालिफाई कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। ऐसे डिलेमा में नहीं रहना, ऐसे दुविधा में नहीं रहना है। 100 नंबर के आसपास का टारगेट लेकर चलिए, उतना मुझे लेकर आना है पेपर 2 के अंतर्गत। तो ऐसा नहीं कि केवल 28-30 क्वेश्चन करके आ रहे हैं, वैसे गलती मत कीजिएगा। CSAT सही में आपको धोखा दे सकता है एग्जामिनेशन के अंतर्गत। इसलिए मैं पहले CSAT की स्ट्रैटेजी डिस्कस कर रहा हूँ GS के पहले। तो प्लीज़ समझिएगा, CSAT बहुत इंपॉर्टेंट है। CSAT में यदि अभी तक आपने पढ़ना शुरू नहीं किया है, तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड देख लीजिए। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में ये सारे प्रमुख चैप्टर्स हैं जो आपको पढ़ने ज़रूरी है, प्रमुख टॉपिक्स हैं। परसेंटेज, LCM, HCF, टाइम एंड डिस्टेंस, प्रोबेबिलिटी, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड वर्क, अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम। देखिए, यदि आपने टॉपिक्स नहीं पढ़े, कोई किताब खरीदने की ज़रूरत नहीं है। यूट्यूब पर ऑलरेडी वीडियोज़ रहते हैं इनके, आप वो वाले वीडियोज़ लीजिए और उन वीडियो से समझने की कोशिश कीजिए। वो वीडियोज़ आपको अच्छी तरीके से बता देंगे, समझा देंगे। 10-10, 15-15 मिनट के वीडियोज़ होते हैं, उनसे कंसेप्ट समझिए और 4 से 5 पेपर सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। ये आपका टारगेट होना चाहिए। आप देन लॉजिकल रीजनिंग में आप ये सारे टॉपिक्स देख लीजिएगा। जैसे UPSC के फेवरेट टॉपिक्स हैं डाइस या फिर सर्कुलर टेबल। सर्कुलर टेबल यानी कि ऐसे लोग बैठे रहते हैं, ये हैं यहाँ पर ऐसे अरेंजमेंट्स हैं, तो कौन सा व्यक्ति किसके बाजू में बैठा है। अक्सर UPSC से क्वेश्चंस पूछता है, हालांकि पिछले CSAT में उन्होंने ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा था, लेकिन फिर भी आप तैयारी करके चले जाइएगा इसकी। देन रिलेशन या ब्लड रिलेशन जिसको बोलते हैं, यानी कि कोई व्यक्ति अपने आप को आईने में देख रहा है और उस आईने में उसे दिखता है, या किसी की तस्वीर देख रहा है उदाहरण के तौर पर, और उस तस्वीर में जो औरत बनी है वो उसकी माँ की बेटी की, फूफी की, ताया की, चाची है, तो वो उसकी क्या लगती है। कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन वो पूछते हैं ब्लड रिलेशंस में। तो प्लीज़, यदि आपको ये नहीं आता है तो इसके भी आप क्वेश्चन यूट्यूब पर जो वीडियोज़ हैं उससे समझ सकते हैं और सॉल्व करने का तरीका ढूंढ सकते हैं, देख सकते हैं कैसे सॉल्व किया जाता है इन चीज़ों को। इस पर आपकी पकड़ होनी चाहिए। देन है पैसेज। देखिए, पैसेज को भी ठीक तरीके से सॉल्व करने की कोशिश कर लीजिएगा, क्योंकि अक्सर क्या होता है,
आप जो आंसर सोचते हैं यूपीएससी में वो आंसर निकलता नहीं है पैसेज के अंतर्गत। मैं विशेषकर तौर पर ये बोल रहा हूँ क्योंकि पैसेज अब हार्ड हो रहे हैं, स्पेशली फ्रॉम द पास्ट 2 years यूपीएससी इनका टफनेस लेवल बढ़ा रहा है पैसेजेस का। तो आपको लगेगा कि हाँ नहीं नहीं ये ए उत्तर सही है, जबकि होगा उसका सी या डी में से कुछ कोई एक जवाब होगा। तो ज़रूरी है कि पैसेज पे अच्छी पकड़ होनी चाहिए, इसे भी सॉल्व कर लीजिएगा ठीक तरीके से, ताकि जो 100 नंबर का टारगेट है 90 to 100 नंबर तो एटलीस्ट आपके सी सैट में आ सके। तो ये स्ट्रैटेजी होनी चाहिए आपके सी सैट के संबंध में। अब जीएस के संबंध में समझते हैं कि क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए इस लास्ट मंथ के अंतर्गत। देखिए ऑलरेडी आप लोगों में से यदि आप सीरियस एस्पिरेंट है तो जीएस ऑलरेडी प्रिपेयर आपका हो गया होगा, नहीं भी हुआ है ठीक तरीके से जीएस और थोड़ा मोड़ा ही प्रिपेयर हुआ है तो भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो गेम है उसमें आपका कॉन्फिडेंट रहना बहुत ज़रूरी है। कॉन्फिडेंस नहीं, कॉन्फिडेंट रहना आपका बहुत ज़रूरी है। पहला एस्पेक्ट है मेंस का, दूसरा एस्पेक्ट है बेसिक्स का, तीसरा एस्पेक्ट है कितने पेपर सॉल्व करने इस लास्ट मंथ में, चौथा एस्पेक्ट है रिवीजन कैसे करना है। देखिए जो मेंस का एस्पेक्ट है, आप में से यदि कोई भी अभी इस एग्जामिनेशन को लिखने जा रहा है, यदि आप एस्पिरेंट और इस एग्ज़ाम को लिख रहे हैं और अभी भी यदि आप मेंस के पेपर सॉल्व कर रहे हैं, तो मैं कहूँगा प्लीज़ अब छोड़ दीजिए मेंस के कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करना, क्योंकि अब ये राइट टाइम नहीं है कि कोई भी आप मेंस के पेपर सॉल्व करते रहें या टेस्ट सीरीज़ लिखिए मेंस की या आंसर्स पोस्ट करिए। बिल्कुल नहीं, इस लास्ट 30 डेज़ में सीरियसली अब आप केवल और केवल प्रीलिम्स को प्रिपेयर करिए। वैसे आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए थी कि 60 डेज़ आप पूरी तरीके से प्रीलिम्स को दें, लेकिन अभी भी यदि आप लिख रहे हैं मेंस के आंसर्स तो प्लीज़ छोड़ दीजिए अब मेंस के आंसर्स लिखना और केवल प्रिपेयर करिए पूरी तरीके से प्रीलिम्स के लिए। तो ये मेंस के संबंध में मैं बताना चाह रहा था। देन है बेसिक्स। देखिए बेसिक्स आपका अब रिवीजन होना चाहिए कई बार, एटलीस्ट 4 to 5 टाइम्स। आप ये मान के चलिए आप रिवाइज कर सकते हैं तो कीजिए प्लीज़ बेसिक्स को। हर हफ्ते आप एक टारगेट दे सकते हैं कि एक हफ्ते में मुझे मेरा पूरा बेसिक्स कंप्लीट करना है। एक पूरा रिवीजन साइकिल एक हफ्ते में होना चाहिए। तो जो 4 हफ्ते आ रहे हैं नेक्स्ट 4 हफ्ते में एटलीस्ट आपका 4 बार हो जाना चाहिए। 4 हफ्तों के अंतर्गत 4 बार आपका रिवीजन होना चाहिए, ठीक है। ये आपका एक टारगेट होना चाहिए कि बेसिक्स के संबंध में मेरा ये टारगेट होना चाहिए कि एक हफ्ते में मेरा या एक वीक में मेरा एटलीस्ट एक बार रिवीजन साइकिल कंप्लीट हो। देन कितने पेपर्स देने हैं, देखिए मैं आपको सलाह दूंगा कि कम से कम 3 या 4 पेपर्स दे दीजिएगा बस, इससे ज़्यादा मत दीजिएगा। यदि ये 2 पेपर या 3 पेपर भी देने तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन ऐसे मत करने लग जाएगा कि 15-20 पेपर दे रहे हैं इस लास्ट महीने में, वो बहुत ही फैटल मिस्टेक होती है, वो मत कीजिएगा। 3 से 4 पेपर, जैसे आप ये स्ट्रैटेजी अपना सकते हैं, जैसे मैंने लास्ट ईयर के अटेम्प्ट में ये स्ट्रैटेजी अपनाई थी कि जब लास्ट मंथ था तो एक हफ्ते में मैं एक साइकिल कंप्लीट करता था रिवीजन की और देन एक पेपर जो फुल लेंथ टेस्ट होता था वो देता था। तो इस तरीके से मैंने कम से कम 4 बार रिवीजन किया था लास्ट मंथ में और 4 फुल लेंथ टेस्ट दिए थे। तो वो आपको बताता है कि आपकी पढ़ाई कहाँ पर चल रही है, कैसे आपको किन पर्टिकुलर टॉपिक्स पे कमांड बनानी है, कहाँ पर थोड़े से आप कमज़ोर हैं, वो चीज़ें उससे पता चलती रहती थी। तो ये मेरी लास्ट मंथ की स्ट्रैटेजी थी। अगर आप चाहते तो आप कुछ इस तरीके की स्ट्रैटेजी अपना सकते हैं कि एक रिवीजन साइकिल के बाद आप एक पेपर दे सकते हैं, एक फुल लेंथ टेस्ट। ज़्यादा मत दीजिएगा, 15-20 तो बिल्कुल मत देने चले जाएगा कि नहीं 10-20 दे देता हूँ, मैं लास्ट मंथ चल रहा है केवल यही टेस्ट के थ्रू रिवीजन करूँगा, वो बहुत बड़ी गलती होगी। देना है आप दे दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन मैं कहूँगा कि ऐसा मत कीजिएगा। देन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है रिवीजन। रिवीजन करिए ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे मैं बता रहा हूँ कि एक हफ्ते में आपका एटलीस्ट एक साइकिल कंप्लीट हो जाना चाहिए, वो होना चाहिए आपका रिवीजन के अंतर्गत। ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कीजिए। यदि आप फॉर एग्जांपल दिन में 15-16 घंटे भी पढ़ रहे हैं, जितने भी घंटे पढ़ रहे हैं आप उसे आप ऐसे डिवाइड कीजिए कि 60% आपका बेसिक्स में जाना चाहिए एंड 40% आपका करंट अफेयर्स में जाना चाहिए। ये आपका रिवीजन का स्ट्रैटेजी होना चाहिए। रिवीजन आपको किस तरीके से करना है, बेसिक्स भी करना है, करंट को भी पकड़ना है। ऐसा नहीं कि करंट आप भूल जाएंगे पूरी तरीके से, या ऐसा नहीं करना है कि और करंट से ही पूरा रिवीजन कर रहे हैं, करंट पढ़ रहे हैं लेकिन बेसिक्स नहीं पढ़ रहे। बेसिक्स ही आपको क्लियर करवाएगा एग्जामिनेशन, ये हमेशा याद रखिएगा। इसलिए बेसिक्स का अच्छे से रिवीजन कीजिए, करंट पर भी रिवीजन करना है, करंट पर भी कमांड बनानी है। दोनों को आप इस रेशियो में डिवाइड करके पढ़िए। 60-40 होना चाहिए आपका एक दिन के अंतर्गत जो भी आप पढ़ रहे हैं रिवीजन के अंतर्गत। अब देखिए जब आप लोगों से इंटरेक्ट करेंगे
तो आपको ये पता, ऐसे भ्रांतियाँ सुनने में मिलेगी, या किसी कोचिंग इंस्टीट्यूशन के अंतर्गत यदि आप जा रहे हैं तो उस कोचिंग इंस्टीट्यूशन में ये चीज़ आपको हो सकता है सुनने के लिए मिलेगी, यूपीएससी में ये एक धारणा है या ये एक अवधारणा है या एक सिद्धांत है कि एक साल के अंदर जब वो एक साइकिल लेते हैं या एक पेपर लेंगे तो उसमें वो एक टॉपिक पर ज़्यादा फोकस करते हैं। फॉर एग्जांपल यदि उन्होंने 2016 का पेपर लिया है तो उसमें करंट पे ज़्यादा फोकस था, देन 2017 पर हो सकता है उनका एनवायरनमेंट पे ज़्यादा फोकस था। ऐसे करते करते वो ये बताते हैं कि इस बार का क्या प्रेडिक्शन होगा। 2021 में हो सकता है यूपीएससी पॉलिटी पे ज़्यादा पूछे तो आप पॉलिटी पर ज़्यादा फोकस करिए। तो अब जो फ्रेशर्स होते हैं ना वो ये सब चीज़ें ज़्यादा सोचने लग जाते हैं। उनको लगता है कि नहीं नहीं, हाँ कोचिंग वाले सही बोल रहे हैं, या फिर जो हमारे सीनियर्स हैं वो सही बोल रहे हैं कि यूपीएससी एक पर्टिकुलर ईयर के अंतर्गत कुछ सब्जेक्ट्स को डोमिनेंट वे में पूछता है, तो उस हिसाब से हम प्रेडिक्ट करते हैं और 2021 में ये पूछेगा तो हम इस पर्टिकुलर टॉपिक को ज़्यादा अच्छे से पढ़ेंगे। देखिए, यदि आप मेरी सलाह मानेंगे, इन सब भ्रांतियों में बिल्कुल मत पड़िए। ये किसी को भी नहीं पता कि यूपीएससी किस टॉपिक से ज़्यादा पूछेगा। ज़रूरी ये है आप सभी टॉपिक पर ठीक से कमांड बनाकर जाएं ताकि आप एक एडवांटेजियस पोजीशन में रहें। जब आपके सामने पेपर आए आप ये सोचेंगे कि नहीं इकोनॉमी में ज़्यादा पढ़ लेता हूँ, इस साल इकोनॉमी पूछेगा, पूछ लिया यूपीएससी ने एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी वापस, तो आपके लिए तो मतलब वो एग्जामिनेशन पूरी तरीके से ख़त्म हो गया, पूरा गेम ही आपका मतलब ओवर हो गया वहाँ पर। तो ज़रूरी ये है कि एज एन सीरियस एस्पिरेंट हमारे लिए ज़रूरी ये हो जाता है कि सारे टॉपिक्स पर अच्छे से कमांड बना कर जाएँ और इन सब अवधारणाओं पर नहीं पढ़ना है कि कौन सा पर्टिकुलर टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस साल का, मैं केवल उसी में फोकस करके जाऊँगा। ऐसा कुछ भी नहीं होता यूपीएससी के अंतर्गत। आप जब एग्जामिनेशन साइकिल में बैठेंगे, जब आप एग्ज़ाम के अंतर्गत बैठेंगे, हॉल में बैठेंगे, तभी आपको समझ में आना शुरू होगा कि अच्छा ये पर्टिकुलर सेक्टर में या ये पर्टिकुलर सेगमेंट में ज़्यादा पूछा है क्वेश्चन यूपीएससी ने। तो कोई भी यदि आपको बता रहा है प्रेडिक्शन करके नहीं नहीं इस बार ये आएगा, बिल्कुल भी उन चीज़ों में नहीं पढ़ना, उन बातों में नहीं पढ़ना है। आप सारे टॉपिक्स पर ठीक से कमांड बनाकर जाइए। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, एनवायरनमेंट एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, यही प्रमुख टॉपिक्स हैं यूपीएससी के प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में, इस पर आपकी कमांड होनी चाहिए। और देखिए, कुछ जो साइड की चीज़ें होती है उसे भी पढ़ना ज़रूरी है। जो साइड मैगजीन्स आती हैं या साइड टॉपिक्स होते हैं, जैसे अक्सर कई बार क्या होता है मेंस के जो हम प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के जो मेन टॉपिक्स होते हैं, मेंस नहीं, जो मेन टॉपिक्स होते हैं, उन्हें इतना पढ़ने के चक्कर में हम इन सब चीज़ों को भूल जाते हैं। तो ज़रूरी है कि आप इन पर भी ठीक से कमांड बना के जाइएगा। बजट है, इकोनॉमिक सर्वे है, इंडियन ईयर बुक है, जो इंडिया की ईयर बुक आती है वो है, 5 ईयर प्लान को देख लीजिएगा, अक्सर यूपीएससी यहाँ से क्वेश्चन उठाता है। देन फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट आती है, उसे प्लीज़ देख लीजिएगा। एंड देन जो सेंसस है, इस पर ठीक से कमांड बनाकर जाइएगा ताकि क्वेश्चन जब इसमें से आए तो आप घबराए नहीं कि अरे यार ये तो इस मेजर टॉपिक्स में था ही नहीं, इस मेन टॉपिक्स में था ही नहीं और मैंने ये पढ़े ही नहीं है सब, तो अब मैं कैसे करूँ। ये आपके साथ नहीं होनी चाहिए ऐसी दुविधा। ये कुछ इंपॉर्टेंट मैगजीन्स हैं या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू निकलते हैं, तो आपके लिए ज़रूरी हो जाता है कि यदि आप एक एस्पिरेंट हैं यूपीएससी के तो इस पर आपकी कमांड होनी चाहिए। इन्हें प्लीज़ पढ़ लीजिएगा। एंड देन अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, ये अब हम लास्ट सेगमेंट पे आ गए हैं। इस सेगमेंट के अंतर्गत अब हम ये देखेंगे कि ये कैसे गेम चेंजिंग फैक्टर के रूप में काम करता है। स्लीप यानी कि नींद। देखिए, जो नींद है या जो स्लीप पैटर्न है, इस पर्टिकुलर मंथ में क्या होता है कि बिगड़ने लगता है। जो एक फ्रेशर है वो चाहता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पढ़े और वो हार्डली 4 घंटा सोता है। 4 आवर्स की स्लीप वो हार्डली लेगा, 4 या 5 आवर्स की स्लीप हार्डली लेता है वो। और ऐसे में क्या हो जाता है ना कि उसकी स्लीप पैटर्न पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो जाती है और फाइनली वो जो यूपीएससी का प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन होता है उसमें ठीक से परफॉर्म ही नहीं कर पाता है। इसमें भी मेरे पास एक एग्जाम्पल है, मेरे निजी जीवन से जुड़ा हुआ एक उदाहरण है कि एक और मेरा रूमी था, उसके ना टेस्ट सीरीज़ में कितने नंबर आते थे, अराउंड 130-140 नंबर आराम से आ जाते थे उसके। तो सभी टीचर्स का ये कहना था, फैकल्टीज़ का ये कहना था कि वो बहुत अच्छे से प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन आसानी से क्वालिफाई कर जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन जो सबसे बड़ी मिस्टेक उसके साथ हो रही थी वो थी कि उसका स्लीपिंग पैटर्न पूरी तरीके से बिगड़ चुका था लास्ट मंथ में। और यूपीएससी जो फाइनल डे था उससे एक दिन पहले उसको नींद ही नहीं आई रात में। और उसके चक्कर में उसके साथ क्या हुआ कि जब वो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन लिखने गया, GS1 पेपर लिखने गया, तो उसमें उसका दिमाग ही नहीं चल रहा था, काम ही नहीं कर रहा था। और वो जो सेंटेंसेस थे, जो
पेपर में सेंटेंस आते हैं उसे वो ठीक से समझ ही नहीं पा रहा था, और ऐसे में क्या हुआ, उसका GS1 पेपर पूरी तरीके से बिगड़ गया। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि स्लीपिंग पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है कि आप नींद ठीक तरीके से लें इस लास्ट मंथ में। अक्सर बच्चे से निगलेक्ट कर देते हैं, उन्हें लगता है कि नहीं नहीं क्या ज़रूरत है स्लीपिंग पैटर्न की, हमें तो नींद आ ही जाती है। ये ऐसा नहीं है, आपके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि एटलीस्ट अब इस लास्ट मंथ में 8 आवर्स की स्लीप लीजिए। और ऐसा नहीं है कि रात में 3 बजे सो रहे हैं एंड देन सुबह 9 बजे उठ रहे हैं, वो वाली गलती नहीं करनी है। प्रॉपर 10 बजे सो जाइए एंड 6 बजे के आसपास उठिए। ये हैबिट डालिए प्लीज़ इस पर्टिकुलर मंथ के अंतर्गत। यदि आपको ये वाली हैबिट नहीं, आपको रात में देर तक जगने की आदत है, उस गलती को मत कीजिएगा। ज़रूरी है कि अब आप अपने बॉडी, जो आपका बायोलॉजिकल क्लॉक है, उसे हैबिचुअल इस पर्टिकुलर टाइम लिमिट के अंतर्गत लेकर आएँ 10 PM to 6 AM की स्थिति में, ताकि फाइनल डे पर आपको मुश्किल ना हो जगने में, पेपर को समझने में और पेपर को ठीक से अटेम्प्ट करने में। जो जैसे मैंने यहाँ पे बता ही दिया कि स्लीपिंग आवर्स इतने होने चाहिए आपके, एटलीस्ट 8 घंटे के स्लीपिंग आवर्स आपको लेने ही लेने हैं कुछ भी करके। और इसकी ज़रूरत मैं पहले ही बता चुका हूँ, महत्ता पहले ही बता चुका हूँ, और प्लीज़ इसे सीरियसली लीजिएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप इसे बहुत ही मजाक में ले रहे हैं और एट द एंड जाकर क्या हुआ कि पूरी तरीके से जो आपने मेहनत की है वो सफल नहीं हो पा रही है, केवल इस चक्कर में कि आपने स्लीपिंग पैटर्न ठीक से अपनाया नहीं है या स्लीपिंग आवर्स आपके ठीक नहीं थे। तो प्रॉपर बॉडी रेस्ट दीजिए, यही इसका एक मात्र उदाहरण या एक मात्र सोल्यूशन मैं कहूँगा कि जब आप 8 आवर्स की स्लीप लेंगे तो प्रॉपर बॉडी रेस्ट आपको मिलेगा। प्रॉपर बॉडी रेस्ट के साथ आपका दिमाग ठीक से काम करेगा, और जब दिमाग ठीक से काम करेगा तभी आप एग्जामिनेशन को ठीक तरीके से समझ पाएंगे, अच्छे से समझ पाएंगे, क्वेश्चंस को समझ पाएंगे कि क्या क्वेश्चंस पूछ रहा है। तो इसलिए ये गेम चेंजिंग फैक्टर है, इसलिए मैंने इसे लास्ट में रखा है ताकि आपको चीज़ें समझ में आ सके कि कैसे इस पर्टिकुलर फैक्टर पर आपको काम करना है। तो मैं आशा करता हूँ आपको चीज़ें समझ में आई होगी, आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। यदि कोई भी अन्य आपको डाउट्स हैं या दुविधाएं हैं तो प्लीज़ डिस्कॉर्ड प्लेटफॉर्म पर पोस्ट कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।